Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 18th of April 2023. Let's begin AIMS NORCET exam preparation class. In this video, we are going to discuss about important MCQs with their explanations. Our first question is Parenteral polio vaccine is also known as। इनमें से पेरेंट्रल पोलियो वैक्सीन को आप किस नाम से जानते हैं? सेबीन, साल्क, पेंटावेलेंट या फिर इजी? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, साल्क वैक्सीन। यहाँ पर पेरेंट्रल शब्द के अंदर दो वर्ड्स होते हैं, एक है पार, फिर आता है एंट्रल, यानी कि ऐसा रूट जो जीआईटी के अलावा हो। एंट्रल का मतलब है जीआईटी से संबंधित, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से संबंधित, यानी ऐसा कोई भी वैक्सीन जो कि जीआईटी रूट से एडमिनिस्टर ना किया जाए, ओरल रूट से पेशेंट में एडमिनिस्टर ना किया जाए, उसे पेरेंट्रल रूट के नाम से जाना जाता है। पैर का मतलब होता है के अलावा, यानी पेरेंटल रूट के अलावा जो वैक्सीन है वो साल्क वैक्सीन है। ये साल्क नाम के पर्सन ने डिस्कवर किया था और ये किल्ड टाइप का वैक्सीन है। इसे हम इंट्राडर्मल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं। जबकि ऑप्शन ए के अंदर बताया गया सेबीन वैक्सीन, सेबीन नामक व्यक्ति द्वारा डिस्कवर किया गया था और इसे हम ओरल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं और ये लाइव टाइप का वैक्सीन माना जाता है। Next question is measles should not be used if has been more than hours after reconstitution। आपने मीजल्स वैक्सीन को डिस्टिल वाटर के साथ मिलकर तैयार कर लिया, यानी रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया। अब इस तैयार किए हुए मीजल्स वैक्सीन को आप कितने घंटे के अंदर अंदर उपयोग में ले सकते हैं? 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर या फिर 4 घंटे के अंदर? मीज़ल्स वैक्सीन को एक बार तैयार कर लिया जाए तो उसे आप 4 घंटे के अंदर-अंदर इस्तेमाल करें। अगर 4 घंटे से ज़्यादा समय हो गया है तो अब आप इस वैक्सीन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसे आपको फेंक देना है, डिस्कार्ड कर देना है। मीज़ल्स वैक्सीन सबक्यूटेनियस रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ A client has an arteriovenous fistula in place in the right upper extremity for hemodialysis treatment. When planning care for this client, which measure should the nurse implement to promote client safety? किसी पेशेंट की किडनीज खराब हैं और बॉडी में बन रहे मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालने के लिए उसमें हीमोडायलिसिस प्रोसेस करवाया जाता है। हीमोडायलिसिस के लिए एट्रियोविनस फिस्टुला नाम की स्ट्रक्चर बनाई गई है। अब आपको इस एट्रियोविनस फिस्टुला की देखभाल के लिए कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करना है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एट्रियोविनस फिस्टुला होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई पेशेंट है, इस पेशेंट के किडनी खराब है। ये इसका हाथ है, ये शोल्डर एरिया है, ये इसका हेड पार्ट है। अब मान लीजिए इस क्लाइंट की किडनी खराब है, तो बार-बार इसमें हीमोडायलिसिस करवाया जाता है और हीमोडायलिसिस का में आप जानते हैं कि बॉडी का जितना भी ब्लड है, उसे बॉडी से निकाल कर
एक हीमोडायलिसिस मशीन के थ्रू गुजारा जाता है और फिर वापस ये ब्लड बॉडी के अंदर जाता है। हमारे शरीर का ब्लड हीमोडायलिसिस मशीन में जाता है, वहाँ ये फ़िल्टर होता है और वापस मशीन से शरीर के अंदर जाता है। ये पूरा प्रोसेस हीमोडायलिसिस के नाम से जाना जाता है। जब ब्लड को बॉडी से इस मशीन में भेजना होता है, तो हमें किसी ऐसी ब्लड वेसल की आवश्यकता होती है, जहाँ से पर्याप्त मात्रा में ब्लड को तेज़ी से निकाला जा सके और बॉडी में पहुँचाया जा सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बॉडी की आर्टरी और वेन इसे आपस में जोड़ देते हैं, एनास्टमोसिस कर देते हैं और इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर बनती है उसे हम एट्रियोवीनस फिस्टुला का नाम देते हैं। इसे यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये क्लाइंट की यहाँ पर कोई आर्टरी थी, ये आर्टरी है और यहाँ पर ये क्लाइंट की कोई वेन है। अब हम क्या करेंगे, आर्टरी और वेन को आपस में जोड़ देंगे। इस आर्टरी को इस वेन के साथ आपस में हमने जोड़ दिया और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बनी है, इसे मैं येलो कलर से ड्रॉ करता हूँ। जिस जगह पर आर्टरी और वेन आपस में जुड़ गई हैं, इस जुड़े हुए हिस्से को हम एट्रियोवेनस फिस्टुला के नाम से जानते हैं। नाम से ही समझिएगा, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एट्रियो यानी आर्टरी, वीनस मीन्स वेन और फिस्टुला का मतलब होता है दोनों के बीच में कनेक्शन। यानी आर्टरी और वेन को हमने आपस में जोड़कर एक बड़ी कॉमन ब्लड वेसल या एरिया तैयार कर लिया, जहां से हम डायलिसिस मशीन को कनेक्ट करके क्लाइंट के ब्लड को डायलिसिस मशीन में भेजेंगे, उसे फिल्टर करेंगे और फिर वापस यहाँ बॉडी में इसे इंसर्ट करेंगे। अब ये हमने जो एट्रियोवेनस फिस्टुला बनाया है, ये एक परमानेंट स्ट्रक्चर होती है। हमें इसका लगातार उपयोग और देखभाल दोनों करते रहना पड़ता है। तो अब इस एट्रियोवेनस फिस्टुला का आप देखभाल कैसे करेंगे, उस पॉइंट को सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे कि ऑप्शन ए कहता है, यूज़ द राइट आर्म ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। इस क्लाइंट के राइट आर्म के अंदर एवी फिस्टुला हमने बनाया था राइट हाथ में और इसी से आपको ब्लड प्रेशर भी लेते रहना है। ऑप्शन बी कहता है, एंश्योर दैट स्मॉल क्लैम्प्स आर अटैच्ड टू द एवी फेस्टुला ड्रेसिंग। अब ये जो एवी फेस्टुला की ड्रेसिंग है, इस पर आपको स्मॉल क्लैम्प्स लगाने हैं। ऑप्शन सी कहता है, यूज द फिस्टुला फॉर वेन्यूपंक्चर एंड इंट्रावीनस फ्यूजन। आपको जब भी इस पेशेंट को आईवी फ्लूइड देने हो, ब्लड सैंपल कलेक्ट करना हो या इंट्रावीनस मेडिसिन डिलीवर करनी हो, तो आप हमेशा निडिल को कैथेटर को इस जगह पर इंसर्ट करेंगे। या फिर असेस द फिस्टुला फॉर द प्रेजेंस ऑफ ब्रूइट एंड थ्रिल फॉर एवरी 4 आवर्स। आप क्लाइंट के हाथ में एवी फिस्टुला को हर 4 घंटे में असेस करेंगे कि इसमें ब्रूइट और थ्रिल प्रेजेंट है या नहीं। क्वेश्चन थोड़ा-सा लंबा है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना और समझाना दोनों ही बातें ज़रूरी हैं, क्योंकि हो सकता है एवी फिस्टुला से प्रीवियस एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आने वाले एग्ज़ाम में कुछ मॉडिफ़ाई करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन ए की, जो कि गलत आंसर है। जब भी क्लाइंट में आप एवी फिस्टुला बनाते हैं तो उस हाथ में कभी भी ब्लड प्रेशर नहीं लेते, क्योंकि अगर आपने इसी हाथ से ब्लड प्रेशर लेने की कोशिश की तो यहाँ पर आप जब बीपी कप को इन्फ्लेट करेंगे तो इस एरिया के अंदर प्रेशर बढ़ेगा और एवी फिस्टुला आपका डैमेज हो सकता है। इसलिए आप इस जगह पर बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यहाँ से बिल्कुल भी आपको बीपी नहीं लेनी है। दूसरी बात ये है कि जो स्मॉल क्लैंप्स लगानी चाहिए एवी फिस्टुला की ड्रेसिंग में, ये भी आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि क्लैंप्स जो भी हम यूज़ करते हैं, वो हमेशा एक्सटर्नल डिवाइसेज़ के लिए किया जाता है। अगर हम एवी शंट बनाते, तो वहाँ पर क्लैंप लगा सकते थे, जबकि जो एट्रियोवेनस फिस्टुला है, ये तो बॉडी के अंदर वाली स्ट्रक्चर है, इस पर आप क्लैंप नहीं लगा सकते। तीसरी बात, इस फिस्टुला से हम वेन्यूपंक्चर करेंगे, इंट्रावीनस इन्फ्यूजन करेंगे, ये भी गलत चीज़ है। आपको इस जगह पर ना तो निडल इंसर्ट करनी है, ना ही सैंपल लेना है, ना ही इस हाथ से आपको कोई भी ऐसा काम करना है जिससे कि इस एरिया में डैमेज हो सकता है।
क्लॉट बन सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हमारा ये एट्रियोवेनस फिस्टुला खराब हो जाएगा और फिर क्लाइंट में डायलिसिस के प्रोसेस में प्रॉब्लम आएगी। तो याद रखिएगा, जिस हाथ के ऊपर हमने एट्रियोवेनस फिस्टुला बना दिया है, एवी फिस्टुला बना दिया है, ना तो उसमें सैंपल लेना है आपको, ना ही उससे आईवी मेडिसिन या फ्लूइड डिलीवर करवाना है, ना ही उस पर आपको उससे बीपी कफ अप्लाई करना है। अब फोर्थ ऑप्शन लास्ट में आपका बचता है, एलिमिनेशन मेथड के द्वारा हमने इसे सॉल्व किया और ये आपका सही आंसर भी है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, 2 वर्ड्स आपको कन्फ्यूज़ कर रहे हैं कि ब्रूट क्या होता है और थ्रिल क्या होता है, इसे भी समझ लीजिएगा। आपको इस जगह पर स्टेथोस्कोप को रखकर साउंड को सुनना है। अगर यहाँ पर स्टेथोस्कोप रखने पर आपको एक लगातार साउंड सुनाई देता है, तो आप इसे ब्रूइट का नाम देते हैं और ये साउंड ये बताता है कि ये एवी फिस्टुला वर्किंग है, ठीक है। दूसरी चीज है यहाँ पर थ्रिल। थ्रिल का मतलब होता है एक तरह से यहाँ पर वाइब्रेशंस होते रहते हैं। वाइब्रेशन यानी कि यहाँ पर एक कंपन होता रहता है। जब आप इस एरिया को हाथ से टच करेंगे तो यहाँ पर आपको अगर वाइब्रेशंस महसूस हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका एवी फिस्टुला अभी ठीक है, सही काम कर रहा है। तो हर 4 घंटे में आपको एवी फिस्टुला के ऊपर साउंड का असेसमेंट करना है। तो यहाँ पर जो साउंड सुनाई देगा उसे ब्रूइट साउंड कहते हैं और हाथ लगाने पर यहाँ पर वाइब्रेशंस फील होंगे जिसे थ्रिल्स कहा जाता है। ब्रूइट और थ्रिल अगर मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि एवी फिस्टुला सही तरीके से काम कर रहा है और हम इस एवी फिस्टुला से हीमोडायलिसिस प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज painful and profoundly swollen limb or limbs are a long-term physical consequence of। अगर किसी क्लाइंट के एक्सट्रीमिटीज लिम्स यानी हाथ या पांव, इनमें लंबे समय तक सूजन रहती है, स्वेलिन रहती है और इनमें पेन रहता है, तो ये किस डिजीज के होने को बताते हैं? लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को, डेंगू को, मलेरिया को या फिर येलो फीवर को? यस, आप बिल्कुल सही हैं। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस डिजीज, जिसे आप एलिफेंटासिस के नाम से जानते हैं, हाथी पांव रोग के नाम से जानते हैं, इस डिजीज के अंदर किसी पर्सन को पैरासाइट का इन्फेक्शन होता है जो कि मॉस्किटोज द्वारा ट्रांसमिट होता है। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस एक पैरासाइटिक डिजीज है जिसका ट्रांसमिशन मॉस्किटोज के द्वारा किया जाता है। इस डिजीज के होने पर क्लाइंट का जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें ब्लॉकेज आता है और इस ब्लॉकेज के कारण क्लाइंट की जो एक्सट्रीमिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेलन हो जाती हैं, फूल जाती हैं, सूज जाती हैं और एबनॉर्मली दिखाई देती हैं। दिस इज कॉल्ड लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। इस डिजीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल वैक्सीन सेट इन पीएससी लेवल इज स्टोर्ड इन। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर जितने भी वैक्सीन्स पाए जाते हैं उन्हें इनमें से किसके अंदर स्टोर किया जाता है? आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स में, डीप फ्रीजर्स में, वॉक इन कोल्ड रूम्स के अंदर या कोल्ड बॉक्सेस के अंदर? प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पर वैक्सीन के स्टोरेज के लिए इनमें से कौन सा डिवाइस मौजूद होता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। पीएससी लेवल पर आइस लाइन रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करके वैक्सीन्स को हम 1 महीने तक के लिए स्टोर कर सकते हैं और इस आइस लाइन रेफ्रिजरेटर के अंदर जो टेम्परेचर है वो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। एक बार फिर से समझिएगा, ILR का उपयोग करते हुए 1 महीने तक 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर वैक्सीन्स को स्टोर किया जा सकता है
और इस आइस लाइन रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल पीएससी लेवल पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग अ रूटीन prenatal visit, a client in her third trimester of pregnancy reports having frequent calf pain when she walks. The nurse suspects superficial thrombophlebitis and checks for which sign associated with this condition. एक प्रेग्नेंट वुमेन है जिसका थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है। ये वुमेन आपके पास आकर कहती है कि जब वो चलती है, मूवमेंट करती है, तो उस समय उसके काफ मसल्स में पेन होता है। इस सिचुएशन के अंदर आपको ये लगता है कि इस वुमेन को सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कंडीशन हो सकती है, और अगर वुमेन को सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कंडीशन है तो इन चारों में से कौन सा साइन वहां पर आपको देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए कर्निंग साइन, ऑप्शन बी सीवियर चिल्स, ऑप्शन सी ब्रुजिन्स्की साइन, ऑप्शन डी palpable heart thrombus. The right answer is option D palpable heart thrombus. अगर कोई भी फीमेल क्लाइंट आपके पास आकर ये कहती है कि उसके काफ मसल्स में, जैसे कि मान लीजिए ये क्लाइंट का लोअर एक्सट्रीमिटी है यानी कि पैर है, और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, नी के जस्ट पीछे और नीचे, घुटने के पीछे और नीचे की तरफ इस जगह पर काफ मसल्स पाई जाती हैं। अगर ये वुमेन कहती है कि जब ये मूवमेंट करती है, चलती है, तो उसके इस हिस्से में काफ मसल्स वाले एरिया के अंदर पेन होता है, तो यहाँ पर संभवतः दो कंडीशंस हो सकती हैं। पहला हो सकता है वीनस थ्रोम्बोसिस और दूसरा हो सकता है पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज। अब इन दोनों ही कंडीशंस के अंदर बेसिकली क्या होता है, यहाँ मौजूद ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट बन जाता है, थ्रोम्बस बन जाता है, और इस थ्रोम्बस के कारण प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, और ब्लड सप्लाई ना होने के कारण क्लाइंट को चलते हुए पेन महसूस होता है। अब आप जब इस एरिया का असेसमेंट करेंगे, तो इस एरिया को जब आप विजुअलाइज करेंगे सबसे पहले, तो ये एरिया देखने में लाल हो सकता है या पिंक हो सकता है। पेशेंट के पैर का ये वाला हिस्सा जहाँ पर दर्द बता रहा है वो, ये एरिया देखने में आपको लाल या पिंक दिखाई दे सकता है। और इस जगह पर जब आप टच करेंगे तो ये एरिया हार्ड होगा, यहाँ पर टेंडरनेस होगी यानी टच करते ही पेन होगा उसे। इसके अलावा यहाँ पर एक पाल्पेबल थ्रोम्बस फील हो सकता है, यानी यहाँ पर आपको एक थ्रोम्बस जैसी स्ट्रक्चर महसूस हो सकती है। ये सभी साइन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोज ऑफ बीसीजी वैक्सीन एट बर्थ इज बेसिलस कालमेटी गुवेरिन वैक्सीन यदि जन्म के समय लगाया जाता है तो इसकी डोज कितनी होती है? 0.05 ml, 5 ड्रॉप्स, 0.1 ml या 0.5 ml? The right answer is option A 0.05 ml. याद रखिएगा, बीसीजी वैक्सीन हमें ट्यूबरकुलोसिस डिजीज से बचाता है, टीबी डिजीज से प्रोटेक्शन दिलवाता है। इस वैक्सीन को जन्म के जस्ट बाद लगाना होता है, और इस वैक्सीन को जब जन्म के बाद लगाया जाता है, एट बर्थ लगाया जाता है, तो इसकी जो डोज होती है वो 0.05 ml होती है। और जन्म के समय अगर इस वैक्सीन को नहीं किसी कारण से लगाया गया, और क्लाइंट 1 महीने बाद आपके पास आकर इस वैक्सीन को लगवाता है अपने बच्चे में, तो आपको वहाँ पर 0.1 ml की डोज देनी है, यानी बर्थ डोज से अमाउंट को डबल करके देना है। तो ये आफ्टर 1 month of age till 1 year,
यानी कि 1 महीने बाद से लेकर 1 साल तक आप इस बीसीजी वैक्सीन को लगा सकते हैं और डोज़ होगी 0.1 ml। और अगर जन्म के समय लगा रहे हैं या 1 महीने के अंदर-अंदर लगा रहे हैं, तो इसकी डोज़ होगी 0.05 ml। ये आपके इंट्राडर्मल रूट से लेफ्ट डेल्टॉइड मसल पर अपर आर्म में लगाया जाता है, शोल्डर के पास। ये एकमात्र ऐसा वैक्सीन है जो कि परमानेंट स्कार छोड़ता है। Next important question is, episiotomy is best done and commonly practiced in। इन चारों में से उस एपिसियोटोमी टाइप का सिलेक्शन कीजिए जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शंस आर मीडियली, लैटरली, मीडियोलैटरली या फिर जे शेप्ड। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एपिसियोटोमी प्रोसीजर होता क्या है। लेबर के दौरान, डिलीवरी के दौरान जब क्राउनिंग प्रोसेस होता है, बेबी का हेड बाहर से विज़िबल हो जाता है लेबर की सेकंड स्टेज में, बच्चे की डिलीवरी से जस्ट पहले, तो वेजाइनल ओपनिंग को बड़ा करने के लिए फॉरकेटी मसल वाले एरिया में वेजाइना से एक कट लगाया जाता है ताकि जो ओपनिंग है वो बड़ी हो सके और बच्चा इजीली डिलीवर हो सके। इस कट लगाने के प्रोसेस को हम एपिसियोटोमी के नाम से जानते हैं। इस चीज़ को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। मान लीजिए ये किसी फीमेल का जो कि लेबर में है उसका वेजाइनल पार्ट है और ये मान लीजिए एनस वाला पार्ट है। अब वेजाइना और एनस के बीच के अंदर यहाँ पर मसल्स पाए जाते हैं, इसे हम फॉरकेटी मसल्स के नाम से जानते हैं। अब मान लीजिए 4 इम्पोर्टेंट टाइप की एपिसियोटोमी लगा की जा सकती है, 4 प्रकार से यहाँ कट लगाए जा सकते हैं ताकि ये जो वेजाइनल ओपनिंग बड़ी हो जाए और बच्चे का सर इजीली यहाँ से डिलीवर हो सके। सबसे पहले हम बात करेंगे मीडियन टाइप की एपिसियोटोमी की। मीडियन टाइप की एपिसियोटोमी के अंदर हम सीधा-सीधा कट लगाते हैं। फॉरकेटी मसल्स के ऊपर वेजाइना के लोअर पार्ट से लेकर एनएस की तरफ सीधी-सीधी डायरेक्शन में जो कट लगता है, इसे हम मीडियन या मीडियल एपिसियोटोमी के नाम से जानते हैं। इसके बाद दूसरा टाइप का कट लगाया जा सकता है जो कि वेजाइना के नीचे वाले हिस्से से लेकर बाहर की तरफ होता है। इसे हम मीडियोलैटरल एपिसियोटोमी के नाम से जानते हैं। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ एपिसियोटोमी। नीचे से लेकर बाहर की तरफ, मीडियोलैटरल। थर्ड आता है ट्रांसवर्स टाइप का। इसके अंदर जो कट होता है वो साइड वाले हिस्से से बाहर की तरफ लगाया जाता है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एपिसियोटोमी। दिस इज द ट्रांसवर्स एपिसियोटोमी। इसे आप प्रॉपर लेटरल भी कह सकते हैं। और फाइनली आता है जे शेप्ड एपिसियोटोमी। इसके अंदर हम जो कट है उसे थोड़ा सा नीचे की तरफ लेकर आते हैं और उसके बाद बाहर की तरफ इसे घुमा दिया जाता है। यहाँ पर देखने पर कुछ जे जैसी स्ट्रक्चर बनती है तो इसे हम जे शेप एपिसियोटोमी का नाम देते हैं। नीचे और फिर बाहर की तरफ, दिस इज कॉल्ड जे शेप्ड एपिसियोटोमी। और सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाए कि कौन सा इस्तेमाल किया जाता है तो आप बता सकते हैं मीडियोलैटरल टाइप ऑफ एपिसियोटोमी। मीडियोलैटरल टाइप ऑफ एपिसियोटोमी, इसके अंदर हमने कैसे कट लगाया था इसे फिर से समझिएगा। मीडियोलैटरल, नीचे और बाहर की तरफ, दिस इज द एरिया दैट वी just use for episiotomy purpose। mediolateral, mediolateral type of episiotomy। Next question is, the home care nurse is caring for a client who has just been discharged from the hospital after implantation of permanent pacemaker. The nurse should assess the client's home for to avoid using which items। आप किसी पेशेंट के होम केयर नर्स के रूप में काम कर रहे हैं। इस पेशेंट को अभी-अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है
और इसमें परमानेंट पेसमेकर लगाया गया है। आप जब इस पेशेंट की घर पर केयर कर रहे होंगे, तो नीचे बताए ऑप्शंस में से इसे किस ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे? हमारे हार्ट के अंदर नेचुरल पेसमेकर पाया जाता है, जो कि इम्पल्स जनरेट करके हार्ट को लगातार कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, जिससे पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई हो पाती है। लेकिन किसी वजह से ये पेसमेकर यानी ऐसे नोड अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाए, या तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इम्पल्स जनरेट करे या बिल्कुल कम इम्पल्स जनरेट करे, जिससे कि बॉडी की जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए हम एक आर्टिफ़िशियली तैयार किया हुआ पेसमेकर बॉडी के अंदर हार्ट के पास चेस्ट एरिया में इम्प्लांट कर देते हैं। ये पेसमेकर लगातार इम्पल्स जनरेट करवाता है और हमारा हार्ट प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्शन कर पाता है। अब जिन लोगों में ये परमानेंट पेसमेकर लगा होता है, उन्हें इनमें से कौन-सी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिकल आइटम्स विथ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे सभी इलेक्ट्रिकल आइटम जिनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट। ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिक टूथब्रश विथ होल्डर। ऑप्शन डी, हेयर ड्रायर। Important question for upcoming AIMS NORCET एग्जाम। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जब भी पेसमेकर को तैयार किया जाता है, तो उसके ऊपर एक ऐसी कवरिंग या कोटिंग बनाई जाती है, जो कि ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल डिवाइस से इसे प्रोटेक्ट करती है। इस कोटिंग के कारण पर्सन टीवी, रेडियो, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, माइक्रोवेव ओवन, टोस्टर, हीटिंग पैड, हेयर ड्रायर आदि इक्विपमेंट इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रिक करंट चलता है और मैग्नेटिक फील्ड बहुत हाई कंटेंट में तैयार होता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसके अंदर बहुत तेज़ी से करंट चलता है और बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उन चीज़ों को आप पेसमेकर अगर आप में लगा है, तो कभी भी आप इस्तेमाल नहीं करें। अदरवाइज़ पेसमेकर की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो सकती है। ये सही तरीके से अपना काम नहीं करेगा और पर्सन की जो हार्ट की एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, जिससे पर्सन में मुश्किल हो सकती है। ऐसे कौन से इक्विपमेंट्स हैं जिनके अंदर हाई इलेक्ट्रिकल करंट बहता है और मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होता है? आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं। जैसे कि किसी एरिया पर कोई रेडिएशन मौजूद है, तो आपको कभी भी रेडिएशन थेरेपी नहीं लेनी है। इसके अलावा एमआरआई रूम में आपको नहीं जाना है। इसके अलावा जो बड़ी-बड़ी शॉप्स होती हैं, शॉपिंग मॉल्स होता है, वहाँ पर एंटी थेफ्ट डिवाइसेज़ लगे होते हैं, जो कि अगर कोई व्यक्ति सामान चोरी कर कर भागता है, तो उसमें झटका देती हैं। उन सभी चीज़ों से आपको बचना है। इसके अलावा जो मेटल डिटेक्टर्स हम एयरपोर्ट्स आदि पर, रेलवे स्टेशंस पर देखते हैं, इनके अंदर भी हाई फ़ील्ड होता है, इससे आपको बचना है। ये सभी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है अगर आप में पेसमेकर लगा हुआ है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हिच इज़ नॉट द वायरल इन्फेक्शन? इनमें से कौन सा ऑप्शन वायरल इन्फेक्शन नहीं है? हेपेटाइटिस बी, मीजल्स, एचआईवी, चिकन पॉक्स। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। HIV का फुल फॉर्म है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी डिजीज, और ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसके बारे में नोट कर लीजिएगा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के होने के बाद क्लाइंट में मेनिंजाइटिस,
सेप्सिस, निमोनिया, आर्थराइटिस, ये सभी कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम was launched to। इनमें से किस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था? टाइफॉइड को कंट्रोल करने के लिए, कॉलेरा को, मलेरिया को, या फिर ये इन सभी को? जैसा कि इस प्रोग्राम के नाम से ही आपको हिंट मिल रहा है, ये वो प्रोग्राम है जो कि वेक्टर्स के थ्रू फैलने वाले डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। जब हम मलेरिया की बात करते हैं तो मलेरिया डिजीज प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है और इस डिजीज का जो ट्रांसमिशन होता है वो वेक्टर द्वारा होता है और वेक्टर का नाम है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, मादा एनाफ्लीज मच्छर। इस मच्छर के काटने से मलेरिया ट्रांसमिट होता है। तो ऐसे सभी डिजीजेस जो कि वेक्टर्स के थ्रू फैलते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम बनाया गया था। टाइफॉइड, कॉलेरा, ये सभी वेक्टर्स के थ्रू नहीं फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the nurse is performing an assessment on a post-term infant. Which physical characteristic should the nurse expect to observe in this infant? आप किसी पोस्ट टर्म इन्फेंट का असेसमेंट कर रहे हैं। इस बच्चे में आपको इन चारों में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा? पीलिंग ऑफ द स्किन, ऑप्शन बी vernix that covers the body in thick layer, option C lanugo covering the entire body, option D smooth soles without creases. Important question. The right answer is option A peeling of skin. आइए यहाँ पर पूरे कॉन्सेप्ट को थोड़ा हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इसके आंसर पर पहुंचेंगे। किसी भी वुमेन के अंदर अगर बच्चे का जन्म 24 से लेकर 37 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बीच में हो जाता है तो आप इसे प्री टर्म कहते हैं। अगर किसी बच्चे का जन्म 24 सप्ताह से लेकर 37 सप्ताह के बीच में हो जाता है तो ये प्री टर्म चाइल्ड के नाम से जाना जाता है। केस नंबर 2, अगर किसी बच्चे का जन्म 37 सप्ताह से लेकर 42 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बीच में होता है तो हम इसे टर्म बेबी कहते हैं, यानी कि इस बच्चे का समय बिल्कुल सही समय पर हुआ है, ये टर्म पर हुआ है। अब अगर केस नंबर 3 की बात करें कि किसी बच्चे का जन्म 42 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद में होता है तो इसे हम पोस्ट टर्म बेबी के नाम से जानते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा ये मैच्योर बच्चा होने वाला है, बहुत ही लेट इसका बर्थ हो रहा है। अब इन बच्चों में क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? नॉर्मल बेबी के बारे में तो आप सभी चीज़ें जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीटर्म इन्फेंट्स के बारे में। इन बच्चों के जब आप पैरों के सोल को, पैरों के जो तलवे होते हैं, सोल्स होते हैं, उनका जब आप असेसमेंट करेंगे तो वहाँ पर क्रीजेज़ नहीं होंगी। यहाँ पर क्रीजेज़ जो हाथ की लकीरें होती हैं, पाँव की लकीरें होती हैं, वो नहीं पाई जाएँगी, वो रेखाएँ नहीं पाई जाएँगी। तो ये विदाउट क्रीज़ होते हैं। इसके अलावा इनकी स्किन पर पाए जाने वाले जो छोटे-छोटे पतले बाल होते हैं, जिन्हें आप लैन्युगो के नाम से जानते हैं, ये संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि लैन्युगो मोर होल बॉडी कवर होल बॉडी, यानी कि पूरे शरीर पर पाए जाएँगे और बालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है।
और इसके बाद जब बात करते हैं जन्म के समय बच्चे की बॉडी पर एक सफेद रंग का चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, सफेद रंग की एक कवरिंग पाई जाती है। इसे आप वर्निक्स का नाम देते हैं। अब ये वर्निक्स कैसियोसा जो कवरिंग है, ये बहुत ही ज़्यादा थिक होती है, यानी कि इसकी एक मोटी लेयर पाई जाती है। जैसे आपने घरों में दूध का इस्तेमाल करते हैं, तो दूध के ऊपर अगर प्योर दूध होता है स्पेशली, तो उसके ऊपर एक मोटी मलाई की परत जम जाती है, उसी प्रकार से एक मोटी लेयर पाई जाती है अगर बच्चे का जन्म प्री टर्म पीरियड में हो रहा है तो। अब टर्म प्रेगनेंसी के अंदर सोल एरिया में क्रीजेस मौजूद होंगी, लेन्यूगो कम होंगे और जो वर्निक्स हैं वो भी पतली होगी। वर्निक्स जो कवरिंग है वो पतली हो जाएगी। ये यहाँ पर आपको टर्म बेबी के अंदर डिफरेंस देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं, अगर बच्चे का जन्म 42 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद हो रहा है, यानी बच्चा अब ज़्यादा मैच्योर हो चुका है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले बच्चे की जो स्किन है, वो आपको बहुत ज़्यादा ड्राई देखने को मिलेगी। बच्चे की स्किन आपको बहुत ज़्यादा ड्राई देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो स्किन है, उसमें आपको पीलिंग देखने को मिलेगी। जैसे आप घर में कोई फ्रूट खाते हैं, ऑरेंज आदि खाते हैं, तो उसका छिलका निकालते हैं ऊपर वाला, उसकी जो कवरिंग है उसे निकालते हैं। उसी प्रकार से बच्चे की जो स्किन है, वो उस स्किन की जो ऊपर वाली लेयर है, वो हल्की-सी निकलती हुई सी दिखाई देगी। जैसे हाथों की चमड़ी निकलती है, उसी प्रकार से बच्चे की बॉडी की स्किन भी निकली हुई सी दिखाई देगी जगह-जगह से। इसे आप पीलिंग ऑफ स्किन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा उसकी स्किन के ऊपर क्रैक्स पाए जाएँगे। यानी उसकी चमड़ी जगह-जगह से फटी-फटी होगी और उसकी जो स्किन होगी वो बहुत ज़्यादा टाइट होगी, काफ़ी ज़्यादा टाइट होगी। इस चीज़ को आप डेस्क्वेमेशन के नाम से जानते हैं। किसी भी पोस्ट मैच्योर बेबी के स्किन का असेसमेंट करने पर वो ड्राई, पीलिंग और क्रैक्ड मिलती है, तो इसे हम डेस्क्वेमेशन के नाम से जानते हैं। ये सब यहाँ पर हमने स्किन से संबंधित पॉइंट्स को डिस्कस किया है। आप चाहें तो अपने रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। न्यूबॉर्न बेबी का जब असेसमेंट किया जाता है, तो ये फाइंडिंग्स आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इफ यू आर बिटन बाय अ डॉग इज। अगर किसी क्लाइंट को डॉग बाइट हो जाए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? अप्लाई टर्मरिक, हम उस घाव पर हल्दी लगाएंगे। ऑप्शन बी, गो टू अ डॉक्टर, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। ऑप्शन सी, वॉश द वुंड with mild soap and running water for 5 minutes until shock will be finished, then go to the hospital। हम जिस जगह पर डॉग ने बाइट किया है उस हिस्से को रनिंग वाटर और सोप की मदद से कम 5 मिनट तक लगातार साफ करते रहेंगे, धोते रहेंगे और उसके बाद हॉस्पिटल लेकर जाएंगे पेशेंट को। ऑप्शन डी, गेट एन एंटी रेबीज वैक्सीन, हम एआरवी वैक्सीन लगवाएंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। जब भी किसी क्लाइंट को डॉग बाइट हो जाए, तो सबसे पहले आपको जिस जगह पर डॉग ने बाइट किया है, उस एरिया को रनिंग वाटर के नीचे सोप की मदद से लगातार क्लीन करते रहना है और ऐसा आपको कम से कम 15 मिनट तक करना है, ताकि डॉग बाइट के दौरान जो डॉग का सलाइवा है, उसमें अगर कोई वायरस या कुछ भी सब्सटेंस मौजूद है, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म मौजूद है, तो वो रनिंग वाटर और सोप की वजह से उस एरिया से वॉश आउट हो जाए और क्लाइंट में फर्दर इन्फेक्शन होने की संभावना खत्म हो जाए। ये आपका सबसे पहला स्टेप रहता है। उसके बाद अब आप डॉक्टर के पास जाएँ और फिर रेबीज़ वैक्सीन लगवाएँ। डॉग बाइट के बाद किसी भी तरह का टर्मरिक का इस्तेमाल करना या फिर चिलीज़ का इस्तेमाल करना, ये सभी रॉन्ग प्रैक्टिस हैं, इससे कोई एडवांटेज नहीं होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IMR is
इनमें से IMR की डेफिनेशन कौन सी है? द इन्फेंट डेथ पर 1000 लाइव बर्थ्स, 1000 जीवित बच्चों के जन्म पर डेथ हुए चिल्ड्रंस की संख्या, या फिर ऑप्शन बी द इन्फेंट डेथ पर 1000 डिलीवरी, 1000 डिलीवरीज में कितने इन्फेंट्स की डेथ हुई। ऑप्शन सी द इन्फेंट डेथ पर 1 लाख बर्थ, 1 लाख बच्चों के जन्म पर कितने इन्फेंट्स की डेथ हुई, या फिर नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ इन 1000 पॉपुलेशन एवरी ईयर, 1000 की आबादी में एक साल में कितने इन्फेंट्स की डेथ हुई। IMR का फुल फॉर्म है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन होता है 1000 लाइव बर्थ्स पर इन्फेंट्स की कुल डेथ। 1000 लाइव बर्थ्स पर, यानी कि 1000 बच्चों ने जीवित जन्म लिया। इन बच्चों के जीवित जन्म के बाद 1000 में से कितने बच्चों की डेथ हुई, इसे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a client with a diagnosis of depression says to the nurse, I should have died. I have always been a failure. The nurse should make which therapeutic response to the client? आप एक डिप्रेशन वाले पेशेंट को असेस कर रहे हैं। ये पेशेंट आपसे कहता है कि मुझे मर जाना चाहिए था, मैं हमेशा से असफल रहा हूँ। इस लाइन के कहते ही क्लाइंट के द्वारा कौन सा थेराप्यूटिक रेस्पॉन्स इस क्लाइंट को दिया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं अ फीलिंग लाइक अ फेलियर इज अ पार्ट ऑफ योर इलनेस। आपको फेलियर महसूस हो रहा है, ये आपकी बीमारी का एक हिस्सा है। ऑप्शन बी यू स्टिल हैव अ ग्रेट डील टू लिव फॉर, आप अभी भी अपने जीवन को जी सकते हैं। ऑप्शन सी आई सी अ लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स इन यू, मुझे आप में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें दिखाई देती हैं। ऑप्शन डी यू हैव बीन फीलिंग लाइक अ फेलियर फॉर सम टाइम नाउ, आप कुछ समय से अपने आप को असफल महसूस कर रहे हैं। जब भी कोई पर्सन डिप्रेशन में होता है तो वो हमेशा होपलेस होता है, हेल्पलेस होता है, और अपने आप को सोसाइटी से अलग करने की कोशिश करता है। ऐसे पेशेंट्स में यदि सुसाइड का कभी भी आपको हिंट दिया जाए, तो आपको इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लेना है और उससे टू द पॉइंट इस बारे में बात करना है कि आप कैसे सुसाइड करने की सोच रहे हैं। यहाँ पर इन चारों ऑप्शंस में से आपको हिंट दे देता हूँ मैं कि कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। सबसे पहली बात, यहाँ पर आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि थेराप्यूटिक टेक्निक के हिसाब से कहा गया सेंटेंस हो। दूसरी बात, आपको हमेशा क्लाइंट की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, उसके बारे में, उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो बोले ऐसा कुछ सेंटेंस बोलना है। और आप सिंपली कहें तो आप हमेशा क्लाइंट से ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछेंगे। यस, एग्जैक्टली, यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर माना जाएगा। अगर आप इस क्लाइंट को ये कहते हैं कि आप कुछ समय से फेलियर महसूस कर रहे हैं, अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। जैसे ही आप ये बात कहेंगे, तो अब आपका क्लाइंट तुरंत आपसे कनेक्ट हो जाएगा और आपसे कहेगा कि ये बात सिर्फ इस समय की नहीं है, मैं पहले में ऐसा था, मैंने वहाँ फेलियर लिया, मुझे ये हुआ, मुझे वो हुआ। वो पूरी अपनी बातों को बताएगा, अपनी फीलिंग्स को वर्बलाइज़ करेगा, और इससे उसे एनकरेजमेंट मिलेगा और आपको डाटा मिलेगा। तो हमेशा थेराप्यूटिक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को फॉर्म करें, ओपन एंडेड टेक्निक का इस्तेमाल करें। इस तरह से आप बेहतर कम्युनिकेशन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल
ऑफ द ट्रू अबाउट डाइसेंट्री एक्सेप्ट। इन चारों ऑप्शंस में से 3 ऑप्शन डाइसेंट्री डिजीज के लिए सही है, एक को छोड़कर। उस एक को आपको सेलेक्ट करना है। प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन स्टूल, ऑप्शन बी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन, ऑप्शन 3 टेनेस्मस, ऑप्शन डी प्रेजेंस ऑफ worms इन द स्टूल। The right answer is option D, presence of worms into the stool। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डाइसेंट्री का एग्जैक्ट मीनिंग होता क्या है। अगर किसी पेशेंट में इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन हो जाए और इस इन्फेक्शन के बाद उसे डायरिया हो और डायरिया में स्टूल के साथ ब्लड और म्यूकस यदि मौजूद रहे तो इसे हम डाइसेंट्री के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, डाइसेंट्री का मतलब है इंटेस्टाइन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना जिसके कारण क्लाइंट को ऐसा स्टूल पास हो रहा है जिसमें म्यूकस भी है और ब्लड भी है। तो ये चीज़ डाइसेंट्री के नाम से जानी जाती है और ये दोनों ही चीज़ें ऑप्शन 1 के अंदर लिखी गई हैं। जब भी क्लाइंट को डाइसेंट्री कंडीशन होती है तो उसके अंदर मोशन इंक्रीज हो जाता है, यानी कि उसे बार बार स्टूल पास करने जाना होता है, उसे दस्त लग जाते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। और आखिरी में यहाँ पर टेनेस्मस शब्द दिया गया है। टेनेस्मस के बारे में आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसका सिंपल सा ये मतलब होता है कि अभी-अभी जैसे क्लाइंट ने बाउल एम्प्टी किया, स्टूल पास किया और आकर आपके पास बैठा। 5 मिनट बाद उसे ऐसा लगेगा, ऐसी अर्जेंसी फ़ील होगी कि उसे तुरंत स्टूल पास करना है। तो बार-बार क्लाइंट को बाउल एम्प्टी होने के बाद भी ऐसी फीलिंग आना कि उसे स्टूल पास करना है तुरंत, इस चीज़ को हम टेनेस्मस कहते हैं और ये चीज़ भी आपके डाइसेंट्री कंडीशन के अंदर देखने को मिलती है। तो ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों ही चीज़ें डाइसेंट्री के अंदर देखने को मिलती हैं, जबकि प्रेज़ेंस ऑफ वर्म्स वर्म्स इन द स्टूल ये आवश्यक नहीं है। टेनेस्मस कंडीशन के अंदर क्लाइंट में स्ट्रेनिंग, क्रैम्पिंग, पेन ये सभी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डाइल्यूएंट यूज्ड फॉर बीसीजी इज। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि बीसीजी वैक्सीन पाउडर फॉर्म में आता है और इस वैक्सीन को लगाने से पहले इसे किसी सॉल्यूशन के साथ मिक्स करके तैयार करना होता है, रिकॉन्स्टिट्यूट करना होता है। अब इस बीसीजी वैक्सीन को किस लिक्विड के द्वारा मिक्स करके तैयार किया जाता है, इसका डाइल्यूएंट कौन सा है, ये आपको बताना है। डिस्टिल वाटर, नॉर्मल सेलाइन, डेक्सट्रोज सॉल्यूशन या रिंगल लैक्टेट। यस, एक्सीलेंट गाइस। बीसीजी वैक्सीन को रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए हम नॉर्मल सेलाइन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर अगर आपने डिस्टिल वाटर का इस्तेमाल किया तो इससे क्लाइंट में इरिटेशन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स प्लान्स केयर फॉर अ क्लाइंट diagnosed with end stage renal disease. Which assessment finding does the nurse expect to find documented in client's medical record except? आप किसी ऐसे क्लाइंट की केयर कर रहे हैं जिसमें एंड स्टेज रीनल डिजीज कंडीशन है। एंड स्टेज रीनल डिजीज का मतलब होता है कि किडनी बिल्कुल खराब हो चुकी हैं, क्लाइंट की किडनीज अब ठीक नहीं हो सकती,
किडनी अपनी आखिरी स्टेज में है। अब इस पेशेंट में जब आप असेसमेंट करेंगे तो आपको इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी फाइंडिंग देखने को नहीं मिलेगी या उसे आप डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, ये आपको बताना है। एंड स्टेज रीनल डिजीज के क्लाइंट में इन चारों में से किस फाइंडिंग को आप मेडिकल रिकॉर्ड में रिकॉर्ड नहीं करेंगे? टैकीकार्डिया को, एडिमा को, ओलिगूरिया को, एनीमिया को। एक्चुअली देख जब आप असेसमेंट करेंगे तो ये चारों ही फाइंडिंग्स आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन कौन सी को आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है, इसे आंसर करिएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए, टैकीकार्डिया को। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। जब किसी क्लाइंट की किडनी सही काम नहीं कर पाती, रीनल फेलियर हो जाता है, तो इस क्लाइंट के अंदर इरिथ्रोपोइटिन नाम के हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता, जिससे आरबीसीज का निर्माण नहीं होता और क्लाइंट में एनीमिया जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है। और इस एनीमिया से बचाने के लिए ही हम क्लाइंट को इरिथ्रोपोइटिन ड्रग देते हैं। यहाँ पर आप सामने लिख लीजिएगा, ड्यू टू डिक्रीज इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। अब हम बात करते हैं कि क्लाइंट में अगर किडनीज काम नहीं कर रही हैं, नेफ्रॉन्स डैमेज हो चुके हैं, तो यूरिन का फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर ओलिगूरिया देखने को मिलेगा। ओलिगूरिया का मतलब है यूरिन डिक्रीज यूरिन प्रोडक्शन अप टू 400 ml पर डे, यानी एक दिन में 400 ml तक ही यूरिन आउटपुट इस क्लाइंट में देखने को मिलेगा। अब यूरिन आउटपुट प्रॉपर नहीं हो रहा है। नॉर्मली 1.5 लीटर तक एक पर्सन दिन में यूरिन पास करता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 400 ml ही यूरिन पास किया जा रहा है। तो इस सिचुएशन के अंदर क्लाइंट की बॉडी में यूरिन का रिटेंशन होने लगेगा, फ्लूइड का रिटेंशन होने लगेगा, और फ्लूइड का रिटेंशन होने के कारण एडिमा और हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। क्लाइंट की बॉडी में सूजन आने लगेगी, एडिमा होने लगेगा, और फ्लूइड की मात्रा बॉडी में बढ़ने के कारण हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगा, बीपी बढ़ा हुआ रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में यदि फ्लूइड का रिटेंशन बढ़ जाता है, फ्लूइड की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है, तो हार्ट के ऊपर ज़्यादा लोड रहेगा कि हार्ट उसे ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में सर्कुलेट लगातार करता रहे। तो इसके लिए हार्ट को तेज़ी से कॉन्ट्रैक्शंस करने होंगे, तो फिर जाकर यहाँ पर एक्सेसिव फ्लूइड की प्रेजेंस के कारण टैकीकार्डिया जैसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर रिकॉर्ड करने की बात है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इन 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों को मेनली डॉक्यूमेंट करेंगे, रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करेंगे। सो एवरीवन, होपफुली आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बेस्ट ऑफ लक।